इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अ हॉस्टाइल रिलेशनशिप सिंस 1947। जैसे ही हमें अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के साथ क्राइसिस होता है कश्मीर को लेकर, जो कि स्टिल अभी तक चल रहा है। फिर 1965 में वी हैव अ फुल फ्लेश्ड वॉर विद पाकिस्तान, एंड 1965 वॉर में पूरी बुरी तरीके से पाकिस्तान हारता है। एंड जो इल्यूजन था पाकिस्तान का कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, 1965 के वॉर में ये इल्यूजन ब्रेक होता है पाकिस्तान का। फिर 1971 का वॉर, जहां पर मोर देन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर करते हैं, एंड जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वो लिबरेट होता है। एंड 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि 1-to-1 कॉम्बैट में पाकिस्तान इंडियन आर्म फोर्सेस को नहीं हरा सकता है, एंड यहीं से प्रॉक्सी वॉर एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की शुरुआत होती है, बी इट द इंसर्जेंसी इन कश्मीर और द इंसर्जेंसी इन पंजाब। उसके बाद कारगिल वॉर, पार्लियामेंट पर अटैक, टेरर अटैक्स इन मुंबई 2008 में, उसके बाद पठानकोट में अटैक होता है, पुलवामा अटैक होता है, एंड रीसेंट पहलगाम टेरर अटैक। लेकिन पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है। अब ये जो ऑपरेशन था ये अपने में एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है भारत का, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, 1947 से क्राइसिस चल रही है, लेकिन 2025 में ये पहला ऑपरेशन था जहां पर हम बीनीथ पाकिस्तान के मेनलैंड को टारगेट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, बी इट बहावलपुर और मुरीद के। एंड अब सीजफायर हो चुका है, पॉज आया हुआ है, लेकिन टेंशन अभी भी हाई हैं। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसने एक नया नॉर्मल क्रिएट कर दिया है, जहां पर 3 बेसिक टर्म्स हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया नेशन को तो उन्होंने 3 टर्म्स बताया। पहला ये कि जो रिटेलिएशन होगा वो भारत के टर्म्स पे होगा। दूसरा ये कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा जो कि पाकिस्तान कारगिल वॉर से कर रहा है। एंड तीसरा ये है कि कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा टेररिस्ट और उनके स्पॉन्सर्स के बीच में। तो आज का जो पॉडकास्ट डिस्कशन होने वाला है वो इन 3 टर्म्स को समझने के साथ होगा। साथ ही साथ जो नई सिक्योरिटी आई है डॉक्ट्रिन, जहां पर ये बोला गया है कि अब कोई भी टेरर एक्ट ऑफ टेरर होगा वो इक्वल होगा एक्ट ऑफ वॉर के। तो क्या ये जो डॉक्ट्रिन है, क्या इससे पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर रुक सकती है? दैट इज गोइंग ऑन फॉर मोर देन 4 डेकेड्स। एंड साथ ही साथ कई सारे क्वेश्चंस भी हैं कि क्या इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पर स्टिक कर सकता है, क्या पाकिस्तान इससे डरेगा, इसको सीरियसली लेगा, क्या हम एक नए डिटरेंस को ऐड कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग टेररिज्म। फिर इंडिया और इजराइल पर भी काफ़ी डिस्कशन रहता है कि इंडिया को भी इजराइल की तरह ही एक्शन लेना चाहिए, तो उस पर भी डिस्कशन होगा। एंड लास्ट में ये भी देखेंगे कि जो अभी क्राइसिस हुआ, जो सेमी वॉर हुआ, उसमें क्या हम एक्चुअल में पाकिस्तान से लड़ रहे थे कि इसमें हम चाइना के मॉडर्न वॉरफेयर के साथ लड़ रहे थे। तो इन सब टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है। ऑन माय राइट वी हैव मयंक सर, ऑन माय लेफ्ट वी हैव उत्कर्ष सर, दिस इज ऋषभ सिंह। स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। तो उत्कर्ष सर, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एड्रेस टू नेशन था उसमें उन्होंने 3 नॉर्मल बताए। तो मैं आपसे पहले जो टर्म उन्होंने बोला कि डिसाइसिव रिटेलिएशन अब जब होगा, अगर कोई भी ऐसा टेरर अटैक होता है भारत पर, तो वो इंडिया के टर्म्स पर होगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले जब हम रिटेलिएशन का सोचते थे तो हम बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज का एंगल लेते थे, चाहे हम रशिया की बात कर लें, चाहे हम यूएसए की बात कर लें। लेकिन 2025 में ये जो टर्म आया है कि हम अपने टर्म्स पर रिटेलिएट करेंगे, ये क्या दिखाता है, ये क्या सोच दिखा रहा है भारत की, अगर टेररिज्म की बात कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की एक फिलॉसफी रही है टू कट इंडिया विद 1000 कट्स, और उसको ब्लीड करके उसको नुकसान करना है बेसिकली। तो 1000 कट्स में टेररिज्म एक्ट एज ए टूल फॉर इट। तो अभी तक क्या होता था, टेररिज्म हम आज तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं, यूएन अभी भी डिफाइन नहीं कर पाया है। अभी तक टेररिज्म कुछ लोगों के लिए मिलिटेंसी है, कुछ लोगों के लिए इंसर्जेंसी है, क्या है, मतलब एक कंसेंसस नहीं बना वर्ल्ड लेवल पे। बिल्कुल। इस कंटेक्स्ट में हर देश, हर मित्र देश, हर दुश्मन देश अपने तरीके से उस इवेंट को देखने लगता था। तो नाउ बीइंग अ ग्लोबल पावर, इंडिया को सबके साथ एंगेजमेंट रखती हैं, और रीजनल स्टेबिलिटी इंडिया का ओनस है। जैसे एक घर में एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, तो इस रीजन में इंडिया को एक बड़ा देश की तरह देखा जाता है। जो बड़ा देश रिस्पॉन्सिबल भी होगा तो घर के बड़े भाई की तरह देखता है विश्व। तो इस वजह से बाकी जो देश हैं, चाहे वेस्टर्न ब्लॉक हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे रशिया चाइना के कंसर्न्स हो, हमारे रीजनल स्टेबिलिटी के लोग हैं, स्पेसिफिकली साउथ एशिया, तो वो लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। तो कई बार जो हमारा रिटेलिएशन होता था वो मोर और लेस रुक जाता था एक छोटे लेवल पर। बट ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने बोला डिसिसिव, तो डिसिसिव में पहली चीज कि वी विल नॉट कंसीडर एनी अदर फैक्टर अपार्ट फ्रॉम आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। सेकेंड चीज जो उन्होंने बोला है कि अब रिटेलिएशन बहुत डीप भी होगा एक तरह से। तो जो इंडिया का डॉक्ट्रिन था अभी तक कि हम किसी से इन्फ्लुएंस होंगे, अब वो इन्फ्लुएंस होना बंद हो गए हैं इंडिया वाले। रादर देन अब इंडिया अपने एक्शन करेगा, और उसके जो रेपरकशंस होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की नहीं होगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो
एक्ट ऑफ टेरर किया गया पाकिस्तान की साइड से, उसकी साइड से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी। तो इनडायरेक्टली इंडिया ने कहा है आपके पास एक्शन लेने का पूरा हक है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है, बट अब जो उसका रिटेलिएशन होगा उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। उसके लिए आपको रेडी होना जैसे पड़ेगा। हमने मुरीद के पे डिस्ट्रॉय किया या हमने भावलपुर मैं क्या डिस्ट्रॉय किया। भावलपुर स्पेसिफिकली इसलिए बोलना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर इनसाइड, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री से जो आज तक हमने नहीं किया था। तो हमने कारगिल के टाइम पे भी एलओसी क्रॉस नहीं किया, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बिहेव किया। अब मैं कहूँगा इंडिया रिस्पॉन्सिबल से ज़्यादा राशनल नेशन बिहेव करने की कोशिश कर रहा है कि घर में घुस के मारेंगे और बहुत अंदर घुस के मारेंगे। मतलब पहले क्या होता था, घर के बाहर खेल रहे हैं तो वहाँ जाके मार रहे हैं, बट अब घर के बेडरूम में घुस के मारने वाली बातें हो गई है। और सर ये जो मुरीद के और भावलपुर है ये कोई नया टेरर हब नहीं है। ये जब 2008 में मुंबई अटैक्स हुआ था तब भी यही हब था, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस टू द नेशन किया उसमें इन्होंने बताया कि जो 9/11 अटैक की प्लानिंग थी वो भी यहीं से हो रही है, जो लंदन में अटैक हुआ था उनकी प्लानिंग भी हो रही है। तो इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे को थ्रेट है, इट्स अ ग्लोबल थ्रेट। तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक चेंज है कि हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल टेररिज्म की बात कर रहे हैं। ऋषभ सर वही मैं कह रहा हूँ आपसे, जो मैंने पहले बात बोली कि अभी तक ना टेररिज्म को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाता था। लोग सोचते थे कि ये एक पर्टिकुलर रीजन की प्रॉब्लम है, बट जब 9/11 अटैक्स हुए यूएसए में तब वो ग्लोबल फिनोमेना बना। तो अब लोगों को लगता है, नेशंस को लगता है कि नहीं, रिस्पॉन्स कलेक्टिव होना चाहिए। सेकेंड, अभी जो आप जैसे बोल रहे थे कि भावलपुर एंड ऑल, प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि जो उनकी सोसाइटी है ना वो टेररिस्ट के साथ एम्बेडेड है। मतलब यू कैन नॉट सेपरेट। वो तो हमने देखा जो वीडियोस था, कौन नॉर्मल सिविलियन है कौन टेररिस्ट। एग्जैक्टली, मतलब बेसिकली हमारा जो इशू क्रिएट हुआ, हमें डिसिसिव होना पड़ेगा। डिसिसिव वर्ड अगर आप देखेंगे ना, सिविलियंस इंडिया की रिस्पॉन्सिबल आर्मी है, हम रिस्पॉन्सिबल नेशन है, कभी हम टारगेट नहीं करें। हमने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस रिलीज में बोला Exactly. कि ये नॉन एस्केलेटरी एक्शन है, नॉन एस्केलेटरी है। बट डिसिसिव में हमें यह भी देखना पड़ेगा, जिनको हम टेररिस्ट बोल रहे हैं उनको पाकिस्तान सिविलियन बोल रहा है। तो वहां पे एक न्यू नॉर्मल आ गया कि हमारा अगर हमने किसी को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया है तो वो, और ये ग्लोबल टेररिस्ट की बात हो रही है। Exactly. अगर हम लश्कर ए तैयबा की बात करें, हम जैश ए मोहम्मद की बात करें, तो सिर्फ भारत उन्हें डेजिग्नेट नहीं कर रहा है, यूएन ने डेजिग्नेट किया हुआ है। तो ये पाकिस्तानी आर्मी या उनके एस्टैब्लिशमेंट का फॉल्ट है कि यू आर ट्रीटिंग देम एज अ सिविलियंस। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट इज। ओके सर, पहला टर्म तो हमने टर्म जो है डिस्कस किया उत्कर्ष सर के साथ। सेकंड जो सर न्यू नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा अपने एड्रेस टू द नेशन में कि वी विल नॉट टॉलरेट द न्यूक्लियर ब्लैकमेल। क्योंकि अगर हम कारगिल वॉर की बात करें तो दुनिया बड़ी पैनिक में थी कि भैया 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं, ये वॉर लड़ रहे हैं, इनको वॉर रुकाओ। फिर जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च हुआ, तो 10 मंथ लॉन्ग ऑपरेशन चला था, मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस हो चुकी थी, वो भी करीब पास आ चुका था कॉन्फ्लिक्ट के, लेकिन एक एंगल न्यूक्लियर का था। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल को साइड लाइन किया गया है, क्योंकि इनफ इज इनफ, एक लिमिट जो होती है वो लिमिट पार हो गई, एंड उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल को साइड लाइन किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो अप्रोच आई है इंडिया में, ये कैसे आई है, और ये कैसे ये फ्यूचर टेरर अटैक्स को या उनकी प्लानिंग को डिटर कर सकती है या काउंटर कर सकती है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये बहुत पुराना बिल्टअप था, ये कोई नई चीज़ अभी नहीं हुई है कि ब्लैकमेल हो रहा है। तो इवन बिफोर कमिंग टू पावर, in one of his interviews, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was not the prime minister then, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना। ये 2013 में जो उनका इंटरव्यू आया है आजकल, तो उसी की भाषा में जवाब आप लगातार देख रहे हैं। पहले उरी हुआ, उसके बाद जो बालाकोट में स्ट्राइक की, उसके बाद अभी, तो लेवल बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर से हम डर नहीं रहे। अच्छा, दूसरा एंगल इसमें क्या है, पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर इंडिया से नहीं लड़ सकता। वो तो उनको 1971 में मेरे ख्याल से समझ में आ गया था। दैट इज द रीजन वो हमेशा न्यूक्लियर की धमकी देते हैं। और न्यूक्लियर चला देना इतनी आसान बात नहीं है कि मतलब आप घर से निकले और आपने न्यूक्लियर चला दिया। और पाकिस्तान की सर एक, जैसा अगर आप उनका आम चैनल या देखोगे तो उनका हर एक नागरिक ये बोलता है हम आटमी मुल्क हैं, हम आटमी मुल्क हैं। तो सबको ये फीड कर दिया गया है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है तो हमें कोई थ्रेट नहीं कर सकता। लेकिन क्या इतना आसान है इनको? इतना आसान नहीं। देखिए, जब किसी देश पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाता है, जो कि पाकिस्तान पर है वैसे, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वो उनकी वजह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वो खुद में पैदा कर रहे हैं की वजह से। हाँ, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर वो खुद के लिए अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा कर रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जब किसी बाहर की कंट्री की वजह से आ रहा है, मान लीजिए इंडिया की वजह से आया, तो मे बी दे कैन थिंक ऑफ यूजिंग। ये तो वर्ल्ड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह से आप है ना न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ नहीं कर सकते हो।
फिर भाई रिटेलिएशन भी तो होगा, हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो बहुत तगड़ी है, आप तो पूरे मिट जाओगे। तो मतलब ऐसा नहीं है, कई बार जब आप में विजडम नहीं होता है तो बाहर के लोग आपको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यूएसए हुआ, आजकल पूरा चाइना चल वेस्ट रहा है हुआ, चाइना भी बोलता होगा पीछे से कि भाई इतना आगे मत बढ़, थोड़ा सा मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। सही बात है, क्योंकि हम पे भी डिस्ट्रक्शन आएगा। एग्जैक्टली तो जब कोई कंट्री पूरी कॉर्नर्ड हो जाए तब वो न्यूक्लियर ऑप्शन आता है। उसके पहले बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको करना होती है। अभी कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं लड़ सकते हैं लोग। इंडिया की आर्मी नेवी एयरफोर्स में जितना ताकत है, आई डोंट थिंक उसका आधा भी अभी पाकिस्तान में है। 2 दिन एयर डिफेंस वो लोग नहीं कर पाए। इंपॉर्टेंट एयर बेसिस को जो है डिस्ट्रॉय कर दिए, चाहे एग्जैक्टली रावलपिंडी हो। पूरा डिफेंस सिस्टम उनका जो एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम होता है वो हट गया। दिखा रहे थे कि और ऊपर से पता है सबसे बड़ी बात होती है, आपको वॉर अगर लड़नी है तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। पर्ल हार्बर में जो हुआ था अमेरिका के अगेंस्ट, जो इतना बड़ा हमला था, उसके बाद जो अमेरिका ने करके दिखाया, दैट वाज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पावर व्हाट अमेरिका इज। उसकी इंजीनियरिंग बहुत सुपीरियर लेवल की थी, ठीक है। जो काम 6 महीने में होने थे, नेवल शिप्स, बैटल शिप्स को जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वो उन्होंने 6 वीक के अंदर और इवन इन लेस टाइम बना के तैयार कर दिए थे और पर्ल हार्बर का बदला चालू कर दिया था। कंट्री वेंट एट वॉर। तो आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आपकी इंजीनियरिंग कितनी स्ट्रांग है, आपका ये इंटेलिजेंस जो एक कंबाइंड इंटेलिजेंस होता है देश का, भाई आपके यूथ हैं, ह्यूमन कैपिटल है, वो कितना स्ट्रांग है, सब मैटर करता है। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होती है, क्या लगता है आपको 30 दिन भी पाकिस्तान लड़ पाएगा? अभी बेल आउट पैकेज मिला है। बेल आउट पैकेज कब मिलता है? जब आपके जेब में भाई मैंने किसी से उधारी ली। एंड वैसे आईएमएफ का इसमें स्टेटमेंट था कि वो लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो आईएमएफ को बताना होगा कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहाँ हो रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म की तो बात यह है, पाकिस्तान में किसी भी किस्म का रिफॉर्म होता है उसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है वहां की आर्मी का। करप्शन, ठीक है, आर्मी के अंदर दबा के करप्शन है, और आर्मी का पूरा फोकस इंडिया की तरफ रहता है कि किस तरह से वो जो उत्कर्ष जी ने बात की, 1000 ब्लीड्स वो सब करके, हाँ 1000 कट्स वो सब करके, जो भी है उसी पूरी को सस्टेन हो रहे हैं ना। उसी में थ्रेट नहीं रहेगा तो वहां की आर्मी क्या कर रही है? एग्जैक्टली, क्या थ्रेट है? अब वहां की आर्मी आटा बनाती है, वहाँ की आर्मी चावल पैदा करती है। यार ये सब जनरली आर्मीज नहीं करती हैं, बट इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो जो भी आईएमएफ से बेल आउट पैकेज आ रहा है, दैट इज यूज्ड बाय आर्मी। और इस चीज के कहाँ सबूत हैं अपने पास या किसी के भी पास? आईएमएफ को कहाँ से सबूत मिल जा रहे हैं? ये जो आईएमएफ का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि उन्होंने ये जो ट्रेंच रिलीज किया $1 बिलियन और मोर समथिंग, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये आईएमएफ को कैसे पता चल जा रहा है? क्या देखिए, आप मेरे को अगर किसी भी चीज के लिए लोन देंगे और मैं कुछ फोटोज आपको खींच के भेज दूं, या फिर आपको अभी भी, हाँ आपके कुछ लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं यहाँ बुला के कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स दिखा दूं, तो यू विल बी सेटिस्फाइड। बट मेजॉरिटी चंक मैं कहाँ डाइवर्ट कर रहा हूँ, यू नेवर नो। आर्मी फाइनेंसेस द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एट द सेम टाइम आर्मी के पास ही ताकत है ये बेल आउट जो पैकेज आया इसको यूज करने की। तो बहुत बड़ा चांस है कि आर्मी इज यूजिंग इट अगेंस्ट इंडिया इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। चांस नहीं है तो फैक्ट है, बट ये आईएमएफ को समझना चाहिए। आईएमएफ को समझना चाहिए, वेस्ट को समझना चाहिए, बट उनकी भी एक जियोपॉलिटिकल गेम है। यस, आईएमएफ भी एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से आता है कि भाई जिस देश के अंदर अभी बिजली की समस्या है, कराची और लाहौर जैसे देश में 9-9 घंटे बिजली जा रही है। आप सोच सकते हैं दिल्ली में ऐसा होगा, कहीं बिजली का फेज चले जाता है तो रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट होता है, यहाँ पर 5 मिनट के अंदर बिजली विभाग वाले आ जाते हैं। लोग फिर कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन होती है। तो ये तो कंपैरिजन है दोनों देश का। 9 घंटे लाहौर जैसे, कराची जैसे शहरों में बिजली नहीं है। मैंने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन रेट 38%, इंडिया में अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन रेट, अभी 2 दिन पहले का रिपोर्ट, 3.8% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। जो इकोनॉमी डेवलपिंग होती है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट अगर हाई रहता है, सॉरी नॉट इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट अगर हल्का सा हाई रहता है तो इट्स गुड, ग्रोथ के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा हो रहता है। बट 38% अलग ग्रोथ हो रही है। हाँ, मतलब 100 रुपए की चीज आपको 138 रुपए में मिल रही है। तो उतनी अगर इकोनॉमी बिल्कुल गर्त में गई हुई है, आपके पास पैसे नहीं है, डेवलपमेंट पे लगाने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान की एक वीडियो मैंने देखी थी कि वो कह रहे हैं भारत क्या इंडस वाटर का पानी रोकेगा, हमारे इधर तो वैसे ही पानी नहीं आता है। तो पानी की भी समस्या हो रखी है। इतने सारे में वॉर लड़ना, मतलब
आई थिंक दे शुड एज अ नेशनलिज्म का भी इशू चल रहा है बहुत बड़ा। अलग अलग लोग बलूचिस्तान की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, अलग अलग सब वहाँ पर है। देखिए एक कंट्री जो रहती है ना उसकी लॉयलिटी रहती है वो एक जगह एक डायरेक्शन में रहना चाहिए। अगर आप इंडिया को देखें तो लॉयलिटी एक कितने भी डिफरेंसेस है कंट्री के अंदर, रिलीजन के डिफरेंसेस हैं, यूनाइट हुए, हाँ हम लैंग्वेज के डिफरेंस है, अभी 2 लैंग्वेज फार्मूले 3 लैंग्वेज फार्मूले पे लड़ रहे हैं। कभी ये इवेंट हुआ पहलगाम वाला टेररिस्ट अटैक हुआ और सब एक हो गए। मतलब अब देखने वाली बात सिर्फ क्रिकेट मैच में नहीं होता है, ये और भी जगह होता है, सब एक हो गए। बट आप पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। अब वो लोग अपनी लॉयल्टी गवर्नमेंट से रखें, गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं रहती है, प्रधानमंत्री को लोग जेल में डाल देते हैं। कोई अभी तक उनका प्राइम मिनिस्टर टर्म नहीं कंप्लीट किया, नहीं किया फ्रॉम 1947। लोग अपनी लॉयल्टी आर्मी से रखें, भाई किससे रखें, आईएसआई मिस कर गया, आईएसआई से रखें या फिर टेररिस्ट से रखें। इतनी सारी अगर आपकी लॉयल्टी डिवाइडेड है तो वो इश्यूज आते हैं। मतलब एक मोरल इशू है वहां कि भाई किसका साथ दे, कौन सा देश। हम तो खुद 1000 हिस्सों में बटे हुए हैं, तो हम 1000 कैसे वहां काटेंगे सामने वाले को। तो सर ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल पे आपने बात कही कि कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं लड़ सकता और इतना आसान नहीं है न्यूक्लियर को छोड़ना, अटैक करना, ये बात 1919 में भी पता होगी, आई गेस 2002 में भी पता होगी जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ। तो 2002 कट टू 2025, ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हमने ओवरराइड किया है, क्या इसके पीछे भारत की एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है? क्या इसके पीछे भारत का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी? तो 2002 एंड 2025 में क्या जो हम ग्रो हो रहे हैं, क्या उसका एक रीज़न है कि अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं टॉलरेट करेंगे? क्योंकि ये चीज़ें जो बात हुई है तो शायद 2002 में भी थी, तब भी पाकिस्तान इज नॉट इन दैट स्टेट टू हैव अ 1-to-1 कॉम्बैट विद आवर आर्म फोर्सेस, एंड आज भी वही है, स्थिति और ख़राब हो चुकी है। तो क्या इसमें जो भारत का ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक पावर हब बन रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लें, और एक जो एक स्ट्रॉन्ग इमेज गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी में ओवर दीज लास्ट 2 decades और मोर देन 2 decades, क्या वो एक रीज़न है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को ओवरराइड कर रहे हैं कि नहीं भाई हम तो अटैक करेंगे अगर आप हमारे सिविलियंस और हमारे नेशनल सिक्योरिटी को टारगेट करोगे? देखिए इसमें बेसिक पॉइंट है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। जब आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रहती है, मींस पॉलिटिकल विल जब रहता है, तो आप कुछ भी, इतना बड़ा देश है, करोड़ों लोग हैं, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल विल कहाँ से आ रहा है, उस पर कुछ बैकअप लगता है। वो बैकअप है इकोनॉमी, वो बैकअप है इंडिया का, जो अब यहाँ पर काम आता है, जो सॉफ्ट पावर इंडिया का है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हम नहीं कहते हैं कि थोड़ी सी क्राइसिस में हम न्यूक्लियर अटैक कर दें। हाँ, यहाँ पर काम आता है इंडिया का डायस्पोरा जो उस दूसरे देशों में है और बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस करता है इनको। यहाँ पर काम आता है इंडिया के साथ कितना ज़्यादा ट्रेड है, इंडिया की इकोनॉमी कितनी वास्ट है। और अब जो डेवलपमेंट हुआ है, आप जो बात कर रहे हो 20-25 साल पहले की, और अब में अपने कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी मिसाइल्स भी नहीं कर पा रहे थे वो तो। हाँ, बट अभी जो है, अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ हम गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, वो जो अपने रफेल साइबर वॉरफेयर, हमने कितने लोगों को इतना पता नहीं है, 15 लाख इन्होंने साइबर वॉरफेयर अटैक किए, साइबर अटैक्स किए, हाँ, जिसमें कुछ नहीं सक्सेसफुल हुए। ठीक है, अपन ने सैटेलाइट्स लगा रखी हैं, वो इमेजरी दे रही हैं, अपन ड्रोन भेज रहे हैं, वो इमेजरी दे रही है। इतने सारे देश हैं, सबसे पहले तो आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए आर्म्स खरीदने की ठीक है, जो कि पाकिस्तान के पास हैवीली नहीं है, वो इधर उधर से मिल जाते हैं, चाइना से मिल रहे हैं हैवीली। हाँ, और अपन अब देखिए ना, ड्रोन्स इंडिया के पास आ रहा है इजराइल से, हम खुद बना भी रहे हैं, हम जॉइंटली बना भी रहे हैं। S-400 अपन ने ले रखा है रशिया से। फिर हमारा आकाशतीर वो इंडिजिनस है, उसके पहले राफेल अपन ने ले रखा है। भाई इनको पेमेंट करके लिया है ना, मुफ्त में किसी ने नहीं दिया। ठीक है, तो वो पेमेंट करने की कैपेबिलिटी, पेमेंट करना ये नहीं कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन दे रहे हैं, ग्वादर पोर्ट दे दिया, ऐसा कुछ पोर्ट दे दिया नहीं है। वो पाकिस्तान का मोड ऑफ पेमेंट अलग है, इंडिया का मोड ऑफ पेमेंट अलग है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, चाइना को ऊपर कश्मीर से थोड़ा सा हिस्सा दे दो, नीचे यहाँ पे ग्वादर पोर्ट दे दो। अब ये काइंड में पेमेंट करना होगा। तो हमारा मोड ऑफ पेमेंट एंड वो भी डिफर करता है काफ़ी। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। और सर थर्ड पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, या जो भारत की न्यू नॉर्मल है, वो ये है कि कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा बिटवीन टेररिस्ट एंड देयर स्पॉन्सर। यहाँ की इसमें क्लियरली बोला जा रहा है कि टेररिस्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट कर रही है, वहाँ की सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है, वहाँ का ISI कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर टेरर अटैक पाकिस्तान से हो रहा है तो हम पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट को भी टारगेट करेंगे, अगर वो उनके साथ सपोर्ट करें, अगर क्या तो कर ही रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट को भी टारगेट करेंगे, हम टेररिस्ट को भी टारगेट करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने में ये बता रहा है कि जो उनकी आर्मी है जो कहती है हम ये हैं, उनको भी टारगेट किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग टेररिज्म। 2-3 और डायमेंशंस इसके खोलना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बोल रहे हैं कि एक्ट ऑफ टेरर इक्वल्स टू एक्ट ऑफ वॉर,
सेकंड स्टेटमेंट, और इसको कह रहे हैं कि टेररिस्ट एंड टेररिस्ट बैकर्स दोनों में डिफरेंस नहीं कर रहे। तो अगर आप देखोगे, जब आप बोल रहे हो कि टेररिस्ट एंड टेररिस्ट बैकर्स में डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ की क्लैरिटी है कि जो हमारे टेररिस्ट बैकर्स हैं वो एक इस्टेब्लिशमेंट है, वो स्टेट हो सकता है, नॉन स्टेट भी हो सकता है। नाउ इस सिचुएशन में जब मैं बोलूँगा कि एक्ट ऑफ वॉर इक्वल्स टू एक्ट ऑफ टेरर, मीन्स अगर टेररिस्ट भी अटैक कर रहा है तो वी आर कंसिडरिंग कि वो नेशन अटैक कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को मैं साथ में के साथ देखना चाहूँगा। नेक्स्ट थिंग, जब आपने बोला कि ठीक है टेररिस्ट बैकर्स को भी हम नहीं दूर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेररिस्ट बैकर्स का एक रूल तोड़ रहा हूँ। कौन सा रूल तोड़ रहा हूँ कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली नो वन शुड पास द इंटरनेशनल बॉर्डर्स स्पेसिफिकली। लेकिन जब मैं उसे क्रॉस कर रहा हूँ और काफ़ी इन डेप्थ क्रॉस कर रहा हूँ, पहली चीज़ वहाँ पे मैंने क्लियर की कि टेररिस्ट बैकर्स अगर टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं बॉर्डर को प्रॉपर क्रॉस करने जाऊँगा। पहली चीज़ क्लियर की, दैट्स व्हाट वी डिड इन द फेज फर्स्ट, जब हमने सिर्फ और सिर्फ 9 चिन्हित वो निशानों पे लगाए जहाँ पे टेररिस्ट रहते थे। प्रॉब्लम ये हुई जब यहाँ पे इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जब टेररिस्ट बैकर्स उनकी शील्ड बन के, एग्जैक्टली टेररिस्ट बैकर्स दैट इज पाकिस्तानी आर्मी, उनकी शील्ड बन के पिक्चर में आ गए। अब जब वो शील्ड बन के पिक्चर में आए, वो इसलिए रिस्पॉन्स दे रहे क्योंकि इंडिया ने उनका ट्रेसपास किया। अब अगेन चेंज है इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा पठानकोट, रिमेंबर कि हमने डॉजियर्स दिए थे, हमने उनके इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुलाया था कि आइए आप लोग हमारे साथ बैठिए, देखिए कहाँ गलती है। और ये शायद पहली बार नहीं होता, इससे पहले भी हमने सबूत दिए हैं पाकिस्तान को। एग्जैक्टली, इससे पहले पाकिस्तान को सबूत दिए। पूरा विश्व पटल जानता है कि ये टेररिस्ट की गतिविधियां पाकिस्तान से हो रही हैं, बट पाकिस्तान मानता नहीं था। तो हमारे पास कोई और चैलेंज मतलब रास्ता नहीं बचा ना, मतलब हम बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में है। फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाएगा, पहली बात तो हमें ये नहीं समझ आता हम बात किससे करें। पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान में रियल लीडरशिप कौन है? रावलपिंडी से बात करें, इस्लामाबाद से बात करें, कि आर्मी हेडक्वार्टर से बात करें तो करें क्या, या वहां की जनता से डायरेक्ट बात करें जो बेचारी खाने के लिए तरस रही है, जिनको पता है कि हमारे पास एटम बम है। एग्जैक्टली, जिनको पता है हमारे पास आठवीं ताकत है वो बेसिकली। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था। तो हम हमेशा एम्बिग्विटी में रहते थे कि हमें पाकिस्तानी आर्मी से लड़ना है या किससे लड़ना है। अब जब ये स्टेटमेंट हमने बदल दी, टेररिस्ट एंड टेररिस्ट बैकर्स, तो हमने ये क्लैरिटी दे दी कि आप एज अ आर्मी मैन आए, आप एज ए टेररिस्ट आए, इंडियन की टेरिटरी में इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट किया तो वो एक्ट ऑफ टेरर मैं एक्ट ऑफ वॉर लूँगा और उसी तरीके से आपको धोया जाएगा। तो जो रिटेलिएशन किया हमने वो हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पे किया। तो टेररिस्ट रिटेलिएशन में, क्योंकि वो हमारे सिविलियन टारगेट्स एंड रिलीजियस टारगेट्स पर, रिलीजियस प्लेसेस पर टारगेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जो हमने रिटेलिएशन किया वहाँ पे हमने क्या दिखाया कि ये जो टेररिस्ट बैकर्स हैं हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि टेररिस्ट को बैक आप दो तरीकों से करोगे, या तो फिनांसिस से या आप करोगे मिलिट्री वेपन्स। अब फिनांसिस के लिए तो हमारा अपना तरीका शुरू हो गया। अगर आपको याद हो कि हमने FATF में बात करनी शुरू की, IMF में हमारे डायरेक्टर्स ने उसके अगेंस्ट बोला कि नहीं ये लोन नहीं देना चाहिए, हालांकि दे वर एबल टू, आई विल से दैट वाज अ विन फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेसी। बट जैसा कि आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स किए, एंड वो रिफॉर्म्स क्या थे, मैं एक दो रिफॉर्म्स मेंशन करना चाहूँगा। एग्रीकल्चरल इनकम को उन्होंने टैक्सेबल कर दिया। तो रिफॉर्म क्या किया, अपनी ही जनता का गला दबा दिया, जो IMF के अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स है। एग्जैक्टली, टैक्सेस बढ़ाने, एग्जैक्टली, यू हैव टू कट योर सब्सिडीज, एग्जैक्टली, बट उन्होंने अपनी जनता का गला दबाया। तो टेररिस्ट बैकर्स और टेररिस्ट जब वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, वो कर क्या रहे हैं, तो इंडिया की जो एम्बिग्विटी थी वो क्लियर हो गई। अब डिटरेंस आ गया। अब पाकिस्तानी आर्मी में एक चीज़ क्लियर रहेगी कि अगर कोई सुसाइड अटैक भी करने जा रहा है ना, तो इंडिया हो सकता है दोबारा ब्रह्मोस का इस्तेमाल करे, क्योंकि हमारा फ़ायदा हुआ। अगर आप देखोगे ब्रह्मोस हमने इस्तेमाल की, फर्स्ट टाइम कॉम्बैट डेब्यू हुआ उसका, एंड एन नंबर ऑफ नेशंस जस्ट सेड कि हमें ब्रह्मोस चाहिए। देन हमारा जो आकाश तीर है, इंडिजिनियसली एयर डिफेंस सिस्टम, उसके भी एक्सपोर्ट काफ़ी आ रहे हैं। आकाश डिफेंस सिस्टम, आकाश तीर, एंड देन अगर आप इसमें एक छोटी सी बात और बोलो, S-400 हमने इस्तेमाल किया। रशिया ने देखा अच्छा माल ठीक लग रहा है आप लोगों को, चलिए S-500 का को प्रोटेक्शन करते हैं। अब मैं बात करता हूँ मैंग जी ने जो मेंशन की थी, पैसा है तो करेंगे। नाउ कमिंग बैक, एक्ट ऑफ टेरर इक्वल्स टू एक्ट ऑफ वॉर। पैसा है, वॉर अफोर्ड कर सकते हैं, पहले नहीं था या उतनी विल नहीं थी, बी वट एवर बी द केस ऑफ आवर्स,
बट नाउ इकोनॉमी इज सेइंग कि अगर टेररिस्ट अटैक भी होगा तो हम उसको वॉर के रूप में रिस्पॉन्ड करने को अफोर्डेबिलिटी रखते हैं। एंड जो सर हमारा टारगेट है 2047 में हमें विकसित भारत बनना है, तो विकसित भारत हम तभी बनेंगे जब हम सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षित भारत इज इक्वल टू विकसित भारत, तो उसमें ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है। अब लेकिन सर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बोला गया कि चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन, क्योंकि 21 टेररिस्ट साइट्स जो है लोकेट किए गए हैं, जिसमें अभी हमने 9 जो है उन्हें आइडेंटिफाई करके शूट डाउन किया हुआ है। अब जो हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में बात बोली है कि हम जो है, जैसे सर ने कहा कि एक्ट ऑफ टेरर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर, क्या हम इस प्रॉमिस पर स्टिक रहेंगे? और अगर हम इस प्रॉमिस पर स्टिक हैं तो क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इससे पाकिस्तान के अंदर एक डर आएगा कि अगर हम इस तरीके की फिर से कुछ कावर्डनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, बीट रिलेटेड टू टेररिज्म और टारगेटिंग इंडियाज नॉर्मल सिविलियंस, तो क्या वापस इंडिया अटैक करेगा? तो क्या इंडिया वो प्रॉमिस कर सकता है, अपनी प्रॉमिस पर स्टिक कर सकता है कि हम ऐसा अटैक वापस करेंगे? एंड क्या इसका डर पाकिस्तान पर रहेगा, इंश्योर हो पाएगा जो हमारा ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव है? देखिए, डर तो बहुत ज़्यादा बैठा है उनके अंदर, ये बात इस बार पक्की है। इतना जो अभी अपन बात कर रहे थे सारे 100 किलोमीटर अंदर जाके पंजाब प्रोविंस में जाकर बावलपुर में मार देना, मुरीद के में मार देना, इतना तो नहीं हुआ है पहले, और अब कर दिया है। तो उनके अंदर डर है कि इंडिया क्या कर सकता है। आपके डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, लाहौर के एयर बेसिस को फोड़ दिए हैं। 20% एयर फोर्स की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी थी वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। 20% मायने रखता है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी वो बेसिस को हटाकर उनके। तो ये सब इंडिया ने करके दिखा दिया है 3 दिन के अंदर। तो अब उनको पता है कि यार थोड़ा सा ना बच के संभल के रहना पड़ेगा। बट अगर आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा हमला था जो मुंबई का अटैक हुआ था, उसके बाद ये बहुत बड़ा हमला था, सिविलियंस पे हमला था। आई एम नॉट सेइंग कि उरी जैसा अटैक या पहलगाम जैसा अटैक या पुलवामा जैसा अटैक, उस तरह के अटैक, ये तो बहुत बड़े अटैक हैं। बट जो छोटे मोटे स्क्रमिशेस होते रहते हैं, क्रॉस बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन आते रहते हैं, वो आके कभी किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया, इस पर इंडिया इतना बड़ा रिटेलिएट करे, सो ये आई डोंट थिंक पॉलिटिकल सर्कल्स में भी कोई प्रैक्टिकली इस चीज़ को लेगा। तो देखिए, बॉर्डर पर आर्मी अपना निपट लेती है इन चीज़ों से, जो बीएसएफ है वो निपट लेती है इन चीज़ों से। बट कोई भी बड़ी चीज़ प्लान करना इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान को अब 100 साल तक याद रहेगा कि 100 साल तक रहेंगे अगर तो। हाँ, अगर पूरे रहे तो, क्योंकि बलूचिस्तान कब चला जाए पता नहीं। बोल रहे हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमें सपोर्ट करो। पश्तूनिस्तान एंड ऑल, उन्होंने हिंगलाज मंदिर ही खोल दिया हमारे लिए। आज तो एस जयशंकर सर और तालिबान के मिनिस्टर्स के बीच में डिस्कशन हाँ, दे आर रिक्वेस्टिंग इंडिया आल्सो टू ओपन अप अ एम्बेसी हियर। तो वो भी एक बड़ी यूनिक, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें तालिबान तो फुल सपोर्ट में था, मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया इंडिया को। एंड वो भी बोला कि भाई जो पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान को भी सपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट पाकिस्तान ने एक नैरेटिव तैयार किया जिसमें बोला गया कि इंडियन मिसाइल अफगानिस्तान के अंदर गिरी है, और अफगानिस्तान में तालिबानी गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सेकंड, ऐसा भी कहा जा रहा है जिस टाइम पे इंडिया अटैक प्लान कर रहा था तो तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर्स यहीं पे थे उस टाइम पे, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हो सकता है ये भी है। और बहुत अच्छी बात ये देखिए, जो अटैक के वो वहाँ पर कह रहे हैं हम लोग जीत गए और इंडिया $70 बिलियन नीचे आ गया, लोग वहाँ पे रो रहे हैं, और उनके हैकर्स ने हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड वगैरह डैमेज करी, पता नहीं कहाँ पे। तो इस पर बहुत अच्छी बात, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में तो वैसे पाकिस्तान को नहीं हराया जा सकता, नैरेटिव एक तो ये एक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि द वे ना, मतलब आप अगर अपनी ट्विटर आर्मी को देखेंगे तो ट्विटर आर्मी में क्या हुआ करता था, अभी मैं मतलब बोल देता हूँ कि इंडिया में भी 2 ग्रुप्स बने हुए थे, राइट विंग लेफ्ट विंग। लेकिन यहाँ पे जैसा मयंक सर ने बोला था अभी कि यूनिफिकेशन ऐसा हुआ कि वो दोनों जो ट्रॉल आर्मी थी ट्विटर की, वो दोनों एक साथ होकर पाकिस्तान को ट्रॉल कर रही थी। तो मैं वहाँ आपसे ऋषभ सर एग्री नहीं करूँगा कि इंडिया नैरेटिव वॉरफेयर में हार गया। नहीं, हार नहीं गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान को हराना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, चैलेंजिंग है। हम जीत गए जैसे उनकी हमारा ट्रूथ ही इतना तगड़ा है। जैसे हमने तो सैटेलाइट इमेजेस दे दी, अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन टाइम्स भी पोस्ट भी कह रहा है कि ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। लेकिन उनकी अगर आप अभी भी यूट्यूब चैनल खोल के उनके, हाँ, चाहे आपको देखना पड़े सर, तो उनका यूट्यूब चैनल तो ओपीएम है जो वहाँ के मासेस के लिए बनाया, तो वो हम तो नहीं कंज्यूम कर सकते। मतलब उसमें आपको एक आइडिया चलेगा कि उन्होंने नैरेटिव अपनी जनता के सामने तो कर दिया, अपनी जनता के लिए। ऐसा लगता है अलग ही कुछ नशा करते हैं, दे आर एंजॉयिंग यस। तो ये जो काम कर रहे हैं, इस पर एक बहुत अच्छी बात कही अपने सेक्रेटरी ने, ही वाज सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री।
उन्होंने कहा कि कमर्शियली अवेलेबल हैं सारी इमेजेस, पाकिस्तान तरसते जहां हैं जहां और बोल रहा है उनका कि एक बड़ा इन्होंने famous- डिस्ट्रॉय करा है, आप खुद देख लीजिए, और हम जहां जहां बोल रहे हैं हमने डिस्ट्रॉय करा है वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। अच्छा, वो काम कोई नहीं कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो बस मजे ले रहे हैं अपना मीडिया देख। मोदी जी ने भी यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक खेला हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अगर आप लोगों गए आदमपुर बेस के लिए बोला गया कि हमने पूरा तहस नहस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब अगले दिन और पहुंच उनकी गए। बड़ी फोटो वायरल हो रही जहां पर वो खड़े हैं, S400 पीछे S400 है, जहां पर उनका फेक क्लेम था कि हम तो S400 को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो या नहीं, पाकिस्तान में भी हुआ, पर पीछे सिर्फ एक फोटो लगा हुआ था, ये कल के इमेजेस थे। हाँ, उनका भी देखा, दे आर क्लेमिंग बिग थिंग्स, बट सो या मतलब इंडिया इज काउंटरिंग देयर मिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बट उनके मिसइंफॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा बड़ा हाई है। तो मतलब ये है कि अगर हमें ऑपरेशन सिंदूर का जो हमने प्रॉमिस किया है, ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की अगली एक्टिविटीज़ क्या रह रही है। बिल्कुल। और इसमें क्या आने वाले टाइम में अगर हम 5 साल बाद 10 साल बाद बात करें तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, क्या ये तब भी पॉलिटिकल विल पर रहेगा डिपेंड, कि अब ये इंडिया का न्यू नॉर्मल हो चुका है अपन? हाँ, ये जो वर्ड है ना, ये न्यू नॉर्मल, अब ये हो चुका है। अब मतलब इससे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप आफ्टर 5 to 10 years। अब कोई भी इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप में आए, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लीडरशिप टू डू दिस। अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी बड़ा टेररिज्म एक्टिविटी होती है, जिस अभी जो पहलगाम में देखी गई इस तरह की, तो ये दिस हैज बिकम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल विल, पाकिस्तान पर डिपेंड है कि अगर इस तरह की एक्टिविटी होगी तो भारत विल कंटिन्यू इट्स। और मॉडर्न वॉरफेयर है, आगे बहुत सी चीजें आएंगी, क्या पता आगे नेवल ब्लॉकेट कर देंगे। नेवी तो हमने अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करी, नेवल ब्लॉकेट का तो अभी बहुत ज्यादा एक्टिव ही नहीं हुआ। मैं तो एयरफोर्स और यहाँ पे क्वारंटीन जो होता है पूरे देश का, आप क्वारंटीन कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? उस तरफ से अब बलूचिस्तान बन जाएगा, नीचे से नेवल ब्लॉकेट और ऊपर से आर्मी ब्लॉकेट कर देगी, खत्म। यहाँ पे एयर मार्शल का मैं एक बयान आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो एक एशियस चल रहे थे, वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। तो एशियस में टेस्ट मैच चल रहा था, लिली और थॉमसन 2 बॉलर थे। तो उन्होंने वो यूज़ किया था, फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, एशेस टू एशेस, फ्रॉम एशेस टू एशेस एंड डस्ट टू डस्ट। इफ लिली डू नॉट गेट्स यू देन टॉमी मस्ट। तो दिस वाज हिज स्टेटमेंट। तो आपका जो कहना था नेवी इस्तेमाल नहीं की है, जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मतलब वो कहना था कि एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी ऑल वर प्रिपेयर्ड इनफ, और हमने पूरी तरीके से उसके रेकी कर रखी थी कब किसका कितना इस्तेमाल करना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाउ एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया विक्रांत, एंड जब हम बात करते हैं उसकी, तो अपने आप में एक चलता फिरता आइलैंड है जो एयरक्राफ्ट से। तो अगर इसका इस्तेमाल करता तो जो अभी 20% ऑपरेशनल कैपेसिटी डाउन हुई है, तो वो शायद समवेयर 80-100% हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि जैसे हमने दोनों से है कि 1998 में जब हम डिक्लेयर किए कि वी आर दी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, एंड उसका स्टेटमेंट था उस टाइम के प्रधानमंत्री का कि ये हम डिटरेंस के लिए कर रहे हैं, बिकॉज भाई चाइना है, पाकिस्तान है, सो वी नीड फॉर सिक्योरिटी डिटरेंस, वी नीड न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, क्या ये एक नया डिटरेंस ऐड हो चुका है व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग टेररिज्म, कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री अगर आप अटैक करोगे तो ये हमारा डिटरेंस है, और ये डिटरेंस ही ये है कि आने वाले अटैक्स को रोक सकता है। क्या ये नया डिटरेंस ऐड हो चुका है? ये दोनों लोग से सवाल है। वो डिटरेंस तो ऐड डेफिनेटली हुआ है। और देखिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी तक जो अपन देख रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, चाइना से ऐसी खबर नहीं मिलती है। नॉर्थ ईस्ट की साइड से उनका रहता है, उनका वो कुछ अलग प्रकार की चीज़ें रहती है, बट यहाँ पर जो है इस्लाम को जिहाद कोट करके रिलीजन वाला जो एंगल यस, और यंग बच्चे हैं जो उनको इंडोक्ट्रिनेट करके उनको गलत चीज़ें सिखा के और वो इंडिया के अगेंस्ट भेजते हैं। दिस इज़ अ यूनिक वे ऑफ they have been doing it since from last 30 years, 30 to 40 years, हाँ, especially after 1971 उनको yes, समझ में आया। जो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की, we are doing this for past 30 years for US against Russia in Afghanistan, but the thing is that war is over now. Why are you doing it in India? Why are you doing ये अफगान जिहाद के बाद कश्मीर जिहाद क्यों शुरू हो गया? ये इनको समझ में आया कि 1971 में हम डायरेक्ट कॉम्बैट तो नहीं कर सकते, सो ये एक नई पॉलिसी आई पाकिस्तान में, और अब जो है हमारी शायद 30 to 40 इयर्स बाद हमने ये नया डिटरेंस ऐड किया है कि ऑपरेशन सिंदूर है। क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को भी पता है कि भारत न्यूक्लियर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, भारत नहीं अटैक करेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन सिंदूर कि भाई हम कन्वेंशनल वॉरफेयर के थ्रू जो है उनके टेरर अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये प्रिटी मच अवेलेबल है, विजिबल है। अभी एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा इसमें, थ्रेश होल्ड सबका बढ़ेगा। देखिए,
अपन ने उनको बता दिया अपन क्या कर सकते हैं। अब वो जो भी वो घास की रोटी खाएं, पहले बोला था हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे भले घास की रोटी खाना पड़े, अब वो दोबारा घास की रोटी खाएं और फिर से अपनी कन्वेंशनल कैपेसिटी को बढ़ाएं, तो इंडिया थोड़ी वहीं खड़ा रहेगा। इंडिया ऊपर जाते जाएगा, अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इन्फ्यूज़ होती जाएगी वॉरफेयर में, आर्मीज़ में, नेवीज़ में। तो अब ये यहाँ से एक बहुत तगड़ा डेटरेंस है कि बॉस आप हमसे बहुत पीछे हैं और किसी भी तरह से मैचअप नहीं हो सकता है यहाँ। तो आप अपनी पॉलिसीज को बदलिए। अब आप देखिए ना, इंडिया कभी भी अग्रेसर रहा है क्या? आपको देखना है तो नेपाल को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका को देख लीजिए। श्रीलंका तो में तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, वी आर द फर्स्ट वन जहां पे हमने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। वो छोटी सी कंट्री मालदीव, आप उसको देख लीजिए भाई। हम चाहते तो हम सबको ये, और उनका इलेक्शन ही इंडिया आउट के कैंपेन पर रहा था, उसके बाद भी हम एक हमारी उनको हम्बन टोटा पोर्ट उठाकर चाइना को दे दी 99 years। यस, उनको दे दिया, उसके बाद भी इंडिया कुछ अग्रेसिव नहीं कर रहा है उनके अगेंस्ट। तो भाई पाकिस्तान ठीक से रहेगा तो भाई हम क्यों पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी तरह से? हमारा तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। हाँ, तो भाई मिल बांट के रहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे भाई। और अब पाकिस्तान और इंडिया के, अब जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, कितना पानी बहता है यहाँ से लेके वहाँ तक, कैनाल के हेडवेज इंडिया में हैं, बट वो जो कैनाल्स हैं वो पाकिस्तान में बह रहे हैं। तो कोऑपरेशन से बहुत कुछ हो सकता था, बट पता नहीं क्यों पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में, भले ही वो मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट हो, ये विजडम क्यों नहीं है? वाई आर दे फाइटिंग? आई डोंट गेट इट। They are in a mad race in competing with India, be it in cricket just because, or in this yes, war. they come up with this idea of Kashmir. Like Kashmiri people don't want it. पहलगाम का जो हुआ उसके बाद देखा आपने पूरा, और उसका मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव ये था कि कश्मीर में टूरिज्म आ रहा था, वहाँ की इकोनॉमी जो है डेवलप कर रही थी, तो जो पाकिस्तान को नहीं अच्छा लगा, पोस्ट 370 जो अच्छी चीजें हो रही थी उसको डिस्ट्रॉय करना था। था। और एज एन इंडियन हमें ये जो नैरेटिव चला कि बायकॉट कश्मीर, ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही एक टारगेट था। तो ये आपको क्लियर मैसेज पता होना चाहिए कि हमें बायकॉट नहीं करना है, वी नीड टू सपोर्ट आवर कश्मीर। बायकॉट टर्की पे क्या बोलेंगे? बायकॉट टर्की तो करिए बायकॉट टर्की तो चल रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया में ये अवेयरनेस आ चुकी है। जैसे मैं ये चेंज देख रहा हूँ कि पहले हम ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, चाहे हम 25-10 साल पहले जाएं, लेकिन अब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आया है कि वी हैव टू बायकॉट बाकू, दैट इज अजरबैजान, एंड वी हैव टू बायकॉट टर्की। एंड उनके सिक्योरिटी क्लियरेंस जो अभी रोके गए हैं, तो उसमें जो है उनकी जो कंपनी ने कहा कि अरे हम तो है नहीं टर्की के, आप हमें क्यों नहीं क्लियरेंस दे रहे हो? सो दिस इज द पावर ऑफ न्यू भारत। तो अब सर ये सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है फ्रॉम लास्ट 3 to 4 decades, क्या ये पाकिस्तान रोक देगा? जिस देश का जन्म ही 2 नेशन थ्योरी पे हुआ हो, मुझे ये तो नहीं लगता कि रोक देगा। वो कुछ और तरीके ज़रूर ढूंढेगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को कुछ हद तक हम कर्टेल ज़रूर कर देंगे। बेसिकली मैं आपकी स्टेटमेंट चेंज करूँगा, पाकिस्तान रोके ना रोके, हम रोकवा दे जरूर देंगे। तो डिफरेंस हो गया अपने नए डिटरेंस से। एग्जैक्टली, बाय ऑपरेशन सिंदूर। यस, बिकॉज वो एक चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ हमने बोली है। अब जो हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है हमने एक तरह से। हमने जब लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे लिए वो टारगेट है, हमने इसलिए किया कि अगर ये कन्वेंशनल वॉर की ओर जाएगा तो ये एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले नुकसान देगा हमको। हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। सिमिलरली इस बार हमने सिर्फ लॉन्च पैड्स को नहीं किए टारगेट, हमने जो उनके ट्रेनिंग ब्रीडिंग ग्राउंड्स है टेररिस्ट के, हमने वो टारगेट किए। तो बेसिकली अब हम सोच नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान उठेगा मारेगा तब हम मारेंगे, नहीं। अब हमें हल्का सा लगेगा, हम वेट नहीं करेंगे पाकिस्तान को हमारे नुकसान पहुंचाने का, हम उड़ा देंगे। दिस इज द ओनली रीजन वी आर सेइंग दैट ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन और कंटिन्यूअस इन द नेचर। दिस इज व्हाट द इंडियन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन सेज इन द प्रेजेंट टाइम। इसी पे सर पॉइंट पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट, उनका स्टेटमेंट आया थोड़े दिन पहले कि जो भी ये टेरर कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, हम उसे वापस से रीबिल्ड करेंगे। ये स्टेटमेंट आया है। नहीं तो वो ये बात मान रहे हैं क्या वो टेररिस्ट कैंप्स हैं? टेररिस्ट कैंप नहीं उन्होंने बोला, वो तो दे आर पोर्ट्रेइंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे आर पोर्ट्रेइंग एजुकेशनल हब्स। हाँ, एजुकेशनल हब्स, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट आया कि वील रीबिल्ड द डिस्ट्रक्शन दैट कॉज्ड बाय भारत इन ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या ये दिखा रहा है कि मतलब ये करेंगे इस तरह की प्रोसेस, कि क्या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान का ईगो तो बहुत तगड़ा हर्ट हुआ है। किसी बंदे का ईगो हर्ट होता है तो वो यही करता है कि जो आपने बिगाड़ा है अब मैं उसको दोबारा बना के बताऊंगा। वो बनाएं। देखिए ये बात, जो एक बात वो लोग सच बोलते हैं, ये जो फालतू की बातें वो लोग इधर उधर करते रहते हैं कि पाकिस्तान
इज अ वॉल बिटवीन द वर्ल्ड एंड टेररिज्म, ये तो फालतू की बात है। बट एक उसमें बात वो बहुत सही आज बोलते हैं, तो वेस्टर्न एंकर्स भी काफी उनका हाँ, इस एक बात वो सारे सही बोलते हैं कि सबसे बड़ा विक्टिम अगर कोई टेररिज्म का है तो वो पाकिस्तान खुद है। अगर वो है, आप देखते हैं कहीं कहीं पर भी वहाँ पे बम विस्फोट हो जाता है, आपस में ही जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इट इज़ सफरिंग बैडली बिकॉज ऑफ टेररिज्म। बट उसके बाद भी अगर जो टेररिज्म इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है उनकी धरती से अगर वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, तो समवेयर दैट लैक ऑफ विजडम, दैट लैक ऑफ स्ट्रेटजी, दैट इज़ देयर, एंड पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव लाइक दिस। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये क्या दिखा रहा है? क्या ये प्रोपेगेंडा है कि एक्चुअल में दे रीबिल्ड द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, ये सब कहने की बातें होती हैं, वो रिबिल्ड करने पहले खाना तो खिला दें, बिजली तो ले आएं। वो सब के बाद भी वो रीबिल्ड कर सकते हैं, ये हम नहीं, जानते हैं। मतलब मैं उसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी वाला एंगल दूंगा। जब उनको पता है कि यहाँ पे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स इंडिया के पास अवेलेबल है, दोबारा उसको रिबिल्ड करना मतलब पाकिस्तान के आईक्यू लेवल वाली बात होगी, नो डाउट ओवर इट। बट मुझे अगर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नहीं किया, नई जगह वो सेटअप करेंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई दे विल कंटिन्यू देयर प्रॉक्सी वॉर, मे बी प्रोपेगेंडा के टर्म्स में ही हो। कंटिन्यू, बट अब पॉइंट ये है कि जब पहले इंडिया को ये बात पता थी ना, तो नेक्स्ट टाइम वो कहीं और बनाएंगे तो भी इंडिया को पता चल जाएगी भाई हमारी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है ना, हमारी तो सैटेलाइट भी घूम रही है ना, हम तो फोटो खींच सकते हैं, आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं। मयंक सर का कहना है जैसे इफ नॉट लिली देन टॉमी मस्ट, तो यहाँ पे होगा इफ नॉट राफेल देन रॉ मस्ट, करेक्ट। आप अभी 100 किलोमीटर अंदर बनाए हुए हैं भावलपुर को, आप उसको 200 किलोमीटर अंदर, अगली बार वो फूट जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग? तो मतलब प्रॉक्सी वॉर कम होगा, खत्म हो जाएगा, ये मान सकते हैं अब, डिपेंडिंग ऑन द विजडम ऑफ पाकिस्तान, जैसे आपने कहा, जो कि काफ़ी डाउटफुल है। काफ़ी डाउटफुल है, अब यहाँ से कुछ भी कहना मुश्किल है कि होगा या नहीं होगा, बट हाँ उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, अब समझ में आना चाहिए। सो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर, इसमें एक स्ट्राइक हुआ है, तो क्या ये एक स्ट्राइक इनफ है कि अब हम आगे भी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके की स्ट्राइक्स होंगी टू कम्प्लीटली शट डाउन दी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर दैट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान? इंडिया शुरू से बोल रहा था कि अगर आप एस्केलेट नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। बहुत शुरू से क्लैरिटी थी कि हमारी जो वॉर है अगेंस्ट टेररिस्ट है, हमने टेररिस्ट इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब आप हमारा इसमें साथ दो, हमारे खिलाफ एस्केलेट मत करो। तो एक मिनट सर, जैसे इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जो आर्मी ब्रीफिंग हुई थी उसमें 21 टेररिस्ट साइट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए थे, अभी 9 डिस्ट्रॉय हुए हैं या टारगेट किया गया है। स्टिल वी हैव 11 टेररिस्ट साइट्स लेफ्ट जो कि वहाँ से ब्रीफिंग आई है, तो क्या उनको टारगेट किया जाएगा? दैट मीन्स कि और स्ट्राइक्स हो सकते हैं, नॉट अभी नहीं, मे बी इन द फ्यूचर। हाँ बिल्कुल, अपने मिसाइल तो तैयार है ना, सामने वाला एस्केलेट करेगा तो फिर छूटेगी एक मिसाइल। एस्केलेट ना हो क्योंकि वहाँ पे तो हब है। नहीं, फिर आई डोंट थिंक सो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट विल अननेसेसरली पुट एनी मिसाइल बिहाइंड सम इंस्टॉलेशन अगर देयर इज नो एस्केलेशन फ्रॉम द अदर साइड। मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखूँगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की मैंने बात की है, इस बार अगर कुछ प्लानिंग लायक भी कुछ हमें, मतलब हम ना इवेंट होने की देर नहीं करेंगे कि पहलगाम हो, उरी हो, कुछ नथिंग, ना पठानकोट। इन्फॉर्मेशन आई, एक्शन मिलेगा, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। सो ये कन्वेंशनल तरीकों में, स्पेसिफिकली जब मैं बात करूँ मिसाइल्स वगैरह को, मुझे ऐसा लगता है इंडिया इज़ रेडी फॉर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स नाउ। फिर तो एक कदम और आगे बढ़ गए, मोदी जी ने जो डॉक्ट्रिन दिया उसके पहले से कि भाई हम आपको प्लानिंग पे ही मार देंगे। एग्जैक्टली, मतलब पनिश कर करने देंगे, नहीं आप देंगे, प्लानिंग पे ही हम पनिश कर देंगे। एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में और स्ट्राइक्स आ सकते हैं अगर वहाँ से प्लानिंग भी हो रही है तो, क्योंकि वी स्टिल हैव 11 टेररिस्ट साइट्स जो कि बचे हुए हैं। ओके, अब सर जो अभी इसके अलावा बहुत सारे और हो सकते हैं, ये तो लिस्ट आर्मी ने दी। हाँ, ये तो मतलब ओपन है, ऐसे बहुत हिडन हो सकते हैं वहाँ पर। अब सर ये जो सेमी वॉरफेयर हुआ, सेमी वॉरफेयर ही कहेंगे हम इसमें, तो हमें समझ में आ गया कि कन्वेंशनल वॉरफेयर से तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जो क्राइसिस चली वो आसमान में ही चली, ठीक है, मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ चली। और प्लस इसमें एक एंगल ये भी है कि हम एक्चुअल में क्या पाकिस्तान से लड़ रहे थे कि इसके पीछे चाइना था, क्योंकि जो भी वेपन्स वगैरह, जैसे उन्होंने जो मिसाइल भी यूज़ करी P-15, वो भी शायद चाइना की थी, उनकी जो डिफेंस सिस्टम थी HQ-9 दैट इज़ फ्रॉम चाइनीज़ ओरिजिन। और जो ड्रोन्स आए थे उसमें भी एक तो टर्की का था, शायद कुछ चाइना का भी था जो ब्रीफिंग हुई थी। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन, ये जो मॉडर्न वॉरफेयर हुआ है, इसके लिए फिर इंडिया, हमारी कॉम्बैक्ट तो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन हमें और भी अभी फ्यूचरिस्टिक की तरफ देखना होगा कि भाई हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और ड्रोन्स हो गए, सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हो गए, इसकी तरफ भी हमें और जो है टिल्ट होना पड़ेगा। एग्जैक्ट, देखिए टिल्ट तो होना पड़ेगा। जैसे थोड़ी देर पहले भी मैं बोल रहा था कि अभी जो अपना टेक्नोलॉजिकल लेवल है वॉरफेयर का, और जितना टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ हो रहा है वॉरफेयर में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में,
इन सब से अब इंडिया आगे बढ़ेगा, यहाँ पे रुका नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ क्या पाकिस्तान के थ्रू था, देखिए 4 दिन में या 3 दिन के अंदर इंडिया ने पूरा खेल कर दिया। चाइना को तो आने का मौका नहीं मिला। अगर पाकिस्तान थोड़ा समय और टिकता तो मे बी यू कैन थिंक हेल्प मे कम फ्रॉम चाइना। इसमें ये भी है कि प्लान शायद बहुत टाइम से अटैक हो रहा था। जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं इसमें बताया जा रहा है कि ये एक प्री प्लान अटैक हो सकता है। तो हो सकता है कि चाइना की तरफ से हो, क्योंकि भाई ट्रेड वॉर चल रहा है, एवरीबडी वांट्स टू स्टार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सो इसका डाइवर्जन हो तो वो कैसे होगा जब भारत विल बी इन्वॉल्व इन अ वॉर, ठीक है, इन्वॉल्व इन अ वॉरफेयर। तो ये तो हो सकता है ना कि चाइना ने ये बोला हो, प्री प्लान्ड हो, एंड उन्हीं के वेपन्स जो है इस्तेमाल किए गए हों। Yes, see, until we have some material evidence of this, speaking against it would be a theory. तो अभी इनके बारे में बोलना कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट उसमें था, प्लानिंग में था कि नहीं, वेपनरी में तो था, बट जैसे उनका वेपनरी तो ऑफ कोर्स वो तो दुनिया को पता है कि चाइना वेपन देता है। तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है और हैवी इन्वॉल्वमेंट है अगेंस्ट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इन द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। एंड आई डोंट नो, चाइना को भी ये बात समझना चाहिए, पर वो भी नहीं समझ रहे। जियो पॉलिटिक्स जैसा चलता है वैसा नहीं चलता समझ रहे। जैसे क्योंकि स्टेटमेंट आई थी 21st सेंचुरी विल बी एशिया सेंचुरी अगर इंडिया एंड चाइना साथ में कोऑपरेट करते हैं, बट चाइना ने कंपटीशन ले लिया। कोऑपरेशन की जगह दे स्टार्टेड टू कम्पीट विद इंडिया, दोनों को लॉस हो रहा है देखा जाए तो। नहीं तो ये एशिया की सेंचुरी थी। ठीक है सर, तो ये चीज़ हो गई कि उसमें है कि हमें मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ जाना है, और डिपेंडेंट शायद इसके लिए डिफेंस बजट भी आने वाले समय में शायद बढ़ सकता है जैसे जैसे चांसेस आ रहे हैं, क्योंकि हमें चाइना का भी एंगल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पता है क्या है, जो अपन राफेल बाहर से खरीद रहे हैं, S-400 बाहर से खरीद रहे हैं, पृथ्वी आकाश अपने, बट काफ़ी चीज़ें इंडिया बाहर से खरीदता है। अब ये खुद अपन को डेवलप करना होगा, और हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ड्रोन्स अपन बुलवा रहे हैं इजराइल से, बट धीरे धीरे इंडिया में, और अब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ बट सही में धीरे नहीं करना है, इट्स हैव टू बी डन विद अ स्पीड, यू हैव टू बी डेवलप्ड इन इंडिया। और हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है वो भी, क्योंकि अगर हमारे जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेपन्स हैं अगर वो इस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो हाँ सर भी ये चीज़ रहेगा कि यार ये लोग एक्सपोर्ट जो है वो उन वेपन्स की तरफ चाहेंगे, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर लें या हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की बात कर लें। तो ये भी एक एंगल है कि हमारा एक्सपोर्ट भी मजबूत होंगे व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एक्सपोर्ट, जो हमारा कहीं का एक टारगेट भी है आत्मनिर्भर भारत में। ऑफ कोर्स आई एग्री विद इट। इंडिया मिसाइल्स फिलीपीन को दे रहा है, दूसरी जगहों पे भी दे रहा है। यस, इंडिया अगर खुद डेवलप करता है ऐसे सिस्टम, चलिए आप ऑफेंसिव जो वीपन्स होते हैं वो ना दे के जो डिफेंसिव वीपन होते हैं, जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम, वो रडार सिस्टम जो पता कर ले कि क्या मिसाइल अंदर आ रहा है, टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी भी अगर इंडिया अच्छा डेवलप कर लेता है, इजराइल के पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूएस और बाकी देश जो अपना रशिया है इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया भी बन सकता है ऐसा। इंडियंस आर डूइंग मैग्निफिसेंट इन ऑल द फील्ड्स। करेक्ट। तो इसके लिए अब मेरे को लगता है कि जो पॉलिटिकल विल अगेंस्ट द टेररिज्म दिखाया है, तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल अब लगना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारा वेपन है एग्जैक्टली जहाँ पे हम काउंटर कर सकते हैं ये नैरेटिव को। और जो शायद ये हुआ भी है, जो हमने देखा भी, हमारी एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, उसी वजह से जो है हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ ले आ पाए। एक चीज़ और बोली जाती है कि सर कि इंडिया और इजराइल बहुत अच्छे दोनों कंट्रीज रिलेशनशिप शेयर करते हैं, एंड बहुत फुल सपोर्ट भी करता है इजराइल जो भी एक्शन हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भारत ने लिया। अब ये बोला जाता है कि जैसे इजराइल एक्शन लेता है भारत वैसा एक्शन क्यों नहीं लेता, हालांकि हमने उससे बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि अगर हम इजराइल की बात करें, चाहे वहाँ पर हमास हो या हिजबुल्ला हो, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, लेकिन पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विद अ प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन्स। तो इजराइल की एक स्टाइल होती है मूविंग द लॉन, मतलब आप जो उनका गाजा स्ट्राइप है जहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे आप टाइम टू टाइम अटैक करते रहो, सो दैट वो फ्लरिश ही ना कर पाए, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ना निकले। तो क्या इंडिया को इस सोल्यूशन पर जाना चाहिए, या इंडिया ऑलरेडी जा चुका है? अभी मैं कहूँगा कि इंडिया के साथ इतने डायनेमिक सिचुएशन नहीं बने हैं कि हमें मूविंग द लॉन टाइप की स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी, बट एक सिमिलर स्ट्रेटजी सर्टेनली ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू हम देखने को कह सकते हैं, बट नॉट सेम द स्ट्रेटजी अगेन, क्योंकि हम पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान की साइड से नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, गाजा वाले टाइम पे इट्स नॉट अबाउट द इजराइल फिलिस्तीन बीइंग द स्टेक होल्डर, वहाँ पे ईरान अब मिडिल ईस्ट में सुप्रीमेसी के लिए इन्वॉल्व हो गया है। देन आप देखोगे यूएसए, सिंस यूएसए इज द सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द इजराइल इटसेल्फ, वो इन्वॉल्व है। वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर अब यूरोप से हट गया, तो कोई भरोसा नहीं यूएसए का आज की डेट में। नहीं, यूरोप में बड़ा बदलाव आया है। नहीं, जो फ़र्क है उसका ज्यूइश लॉबी का है। ज्यूइश लॉबी अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ वहाँ पे डायनेमिज्म अलग है। देन अगेन
इट्स मोर अबाउट कि दो रिलीजन्स के बीच में लड़ाई हो रही है. बट इंडिया वैसे ही टू नेशन थ्योरी डिफीट कर देता है जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम्स पाकिस्तान से ज़्यादा हैं और खुशहाल हैं अनलाइक देयर्स. तो इंडिया का सेम रिस्पॉन्स तो नहीं होगा. बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं कह सकता हूँ, जैसा कि अभी मैंने बोला, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की वजह से इट कैन बी अ केस कि हम पाकिस्तानी आर्मी को तो नहीं बार बार स्ट्राइक करेंगे, बट जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है. नहीं, पाकिस्तानी आर्मी को तो इस बार भी नहीं स्ट्राइक किया, तो उन्होंने हाँ, रिटेलिएट किया इस वजह से. वी आर फोर्स्ड टू एग्जैक्टली. तो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे सर्टेनली इंडिया समहाउ सिमिलर डॉक्ट्रिन अपनाने वाला है. और अगर आप देखोगे इस टाइम पे जैसे इंडिया वर्क कर रहा है, इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एक्शंस के थ्रू नहीं वर्क कर रहा. बीट FATF में दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश. बेसिकली वी आर आइसोलेटिंग पाकिस्तान. It's not about the isolating Pakistan only. It's about the creating a global consensus through the United Nations, through the different multimedia platforms, multilateral platforms, so that the world community can have a similar view about the terrorism. जो हम रखते हैं, Exactly. जो कि 9/11 से पहले नहीं था. 9/11 के बाद हो गया. Exactly. So we are working on that direction. ओके. लास्ट क्वेश्चन है सर कि जैसे मैंने सर से भी पूछा कि मूविंग द लॉन जो इजराइल की है, या हम ऐसे जाएंगे कि अपरूटिंग द लॉन, कि भाई हम पूरी तरीके से टेररिज्म जो टेररिस्ट साइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा. तो क्या हमें इजराइल की पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए, मूविंग द लॉन, कि भाई हम ना बीच बीच में इस तरीके से अटैक करते रहेंगे सो दैट हमारा कंट्रोल बना रहे. बट वहाँ पे एंगल ये है कि उन्हें वो गाजा स्ट्राइप चाहिए, हमें पाकिस्तान की टेरिटरी से कोई मतलब नहीं है. बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि इंडिया को अपरूटिंग द लॉन की तरफ जाना चाहिए, अपरूटिंग द ग्रास की तरफ जाना चाहिए. दैट मीन्स कि पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी टेरर कैंप्स हैं, उनको नलिफाई कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, सो दैट ये एंगल ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए. क्या ऐसा हो सकता है? क्या भारत उस साइड में जा सकता है, या ऑलरेडी भारत उस वे में जा चुका है? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा कि साइट्स डिस्ट्रॉय करना एक चीज़ होती है. आपने इंस्टॉलेशन है, आपने वो डिस्ट्रॉय कर दिया, बट वो आइडियोलॉजी को कैसे हटाएंगे? वो जो इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं. वो तो अपने देश में ही काफ़ी हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको भी एलिमिनेट करना होगा. जो कि कहा भी गया है कि वी आर इन 2.5 फ्रंट वॉर. आपने सुना होगा जो उनके तो ये जो एक चीज़ होती है इंडोक्ट्रिनेट करने की, ये जो चीज़ होती है, जो आइडियोलॉजिकल चीज़ है, इसको कैसे मिटाओगे आप? वहाँ पर सोचने वाली बात है. इंस्टॉलेशंस आपने टारगेट कर दिए, हिट कर दिए, ठीक है, अब बात वो दोबारा बना लेंगे. वो वहाँ नहीं बनाएंगे, किसी दूसरी साइड पे बना लेंगे. तो जितनी बार आर्मी को, मिलिट्री को, नेवी को मौका मिलेगा उनको डिस्ट्रॉय कर देने का, टारगेट करने का, वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. बट there is a fundamental change which is required, and I think the broader global consensus has to be there on this. Everybody should understand. Yes, at least इसमें तो ट्रेड को साइड में रख के, स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को साइड में रख के इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि सब सफ़र कर रहे हैं. US सफ़र करा है, ठीक. बीच में ISIS बन गया था. इट वॉज सो मच अगेंस्ट US, और वो लोन वुल्फ अटैक होने लगे थे यूरोप के अंदर. तो उनका एंटर हुआ उस जो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में, जो सीरिया में सिविल वॉर चला. तो नो कंट्री इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस. ये कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है. तो अब ब्रॉडर कॉन्सेंसस इज रिक्वायर्ड. पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए पाकिस्तान गाजा नहीं है, आपको ये बात समझना पड़ेगी. पाकिस्तान एक तो देश बड़ा है, लैंड एरिया वाइज देखें, या फिर पाकिस्तान में जनसंख्या ज़्यादा है, गाजा ज़्यादा, और मिलिट्रीली भी उसमें टेरर ग्रुप है, बस मिलिटेंट ग्रुप. इधर तो पूरा एक देश है, आर्मी है, 6 लाख की आर्मी है इनकी. तो ऐसी कंडीशन में एक ही चीज़ है कि द होल वर्ल्ड हैज़ टू कम टुगेदर अगेंस्ट दिस. ये ऐसे नहीं हो सकता है कि इंडिया एक ही तरफ से अप्रूट कर रहा है इस चीज़ को, बिकॉज ये लंबा चलता रहेगा. कब तक आप उनकी, इट डजंट गिव अस दी परमिशन. आपका एक मोरल ग्राउंड भी तो है. वी कांट किल इनोसेंट पीपल, ठीक है. एट द सेम टाइम उनकी जो आर्मी है, टेररिज्म मींस हम सिविलियंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो वहां पर हैं टेररिस्ट, वो अपरूटिंग की बात हो रही है. क्या वहाँ की, देखिए, दो चीज़ें हैं. एक तो वर्ल्ड हैज़ टू डिसाइड इट, एंड इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन पाकिस्तान. उनकी सोसाइटी के अंदर से आना पड़ेगी. दैट्स वेरी हार्ड, आई गेस. वो तो समय के साथ बताएंगे, इफ़ दे हैव ब्लड इनफ, जो वो क्लेम करते हैं. बट जो अभी रिएक्शन वहाँ की पब्लिक से आ रहा है, लग नहीं रहा है. बट उनको जो भी नशा कराया जा रहा है मीडिया के थ्रू, वो
बट नो दे हैव टू अंडरस्टैंड, हर वक्त हर जगह पे बम विस्फोट हो जाना, खुद देश के अंदर उनका वो डिवाइड नॉर्मल हो चुका है. I mean, like they are suffering, so they should understand. I think They're they really should suffering. understand. They're really suffering. So conclusion ये है कि अगर अप्रूव करना है तो इंडिया के साथ ग्लोबल Consensus एक होना चाहिए. ग्लोबल कॉन्सेंसस लाने होंगे, जो कि इंडिया किया भी, जो नैरेटिव सेट किया इंडिया ने वो यही किया है कि इट इज नॉट इंडिया हु इज सफरिंग अलोन. And that is a true narrative. दैट इज अ ट्रू नैरेटिव, दैट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा, दैट्स अ प्रॉपर ट्रू नैरेटिव. चाहे हम 9/11 की बात कर लें, भाई ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला, कहाँ पर उनको मारा गया? पाकिस्तान में उसको मारा गया. तो उसके बाद भी लेकिन यूएसए का ये पूरी तरीके से नहीं साथ में आना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ऊपर है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल कॉन्सेंसस. एग्जैक्टली. और एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऐड करने की, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, अगर ये पाकिस्तान के अंदर हैं तो ये पाकिस्तान में ही बम विस्फोट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पाकिस्तान में ही मिसाइल क्यों नहीं फोड़ दे रहे हैं? ये पाकिस्तान में ही ऐसे पहलगाम जैसे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई इज़ इट डूइंग ओनली अगेंस्ट इंडिया? तो पहली चीज़ तो दे आर सपोर्टेड बाय द आर्मी, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट. हाँ. दूसरी चीज़ ये इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं तो आप इनको प्रॉक्सी की तरह यूज़ कर रहे हो. तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है, ये साफ साफ दिख रहा है कि आपके जगह, आपके बॉर्डर के अंदर वो लोग मिल रहे हैं, उनके इंस्टॉलमेंट्स जो पिक्चर वायरल हुई फ्यूनरल पे, वहाँ पे सब हैं. मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो ऑफिस बेयरर है वो वहाँ पर है उसके फ्यूनरल में. एंड उसके बाद वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये तो कॉमन मैन है एंड ही इज अ फैमिली मैन. ये जस्टिफाई कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस. सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. दैट्स व्हाट आई टोल्ड ना कि टेररिस्ट इज एम्बेडेड इन द पाकिस्तानी सोसाइटी. सो हालांकि इसमें सर पाकिस्तान लीड भी कर रहा है. जैसे दे स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट वे बैक, गुड तालिबान और गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म. ठीक है, तो उनका जो बैड टेररिज्म है, जैसे वो जो पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, यस, रेडी टू कैप्चर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एंड उनको रिमूव करें, अपना वो जो है इस्लामिक लॉ वहाँ पर या रिलीजियस लॉ जो वो एस्टैब्लिश करें. तो ऑलरेडी पाकिस्तान इज ब्लीडिंग, बट शायद ये कल को लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद से भी हो सकता है. यू नेवर नो, इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. क्या पता कल वो सपोर्ट करना बंद कर दें तो ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ. क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल के बाहर ये टेरर ग्रुप चले गए. यू आर सपोर्टिंग फॉर मोर देन 75 ईयर्स, तो एक वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं. फंडिंग का जरिया बन जाता है, बहुत से देशों से इधर उधर से फंडिंग आ जाती है इन लोगों को, चैनल्स बन जाते हैं फंडिंग के. मे बी दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी. ओके, सो कट शॉर्ट यही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये ग्लोबल टेररिज्म है, एंड ये तभी रिजॉल्व होगा जब इंडिया के साथ, भारत के साथ अदर जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली द सुपर पावर्स, सो कॉल्ड सुपर पावर्स, बीट चाइना, बीट रशिया, बीट यूएसए, उनको अपना ग्लोबल इंटरेस्ट साइड में रखना होगा. एंड दे हैव टू कम ऑन द सेम पेज टू काउंटर टेररिज्म दैट इज एम्बेडेड इन पाकिस्तान. सो ये था पूरा डिस्कशन. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. कोई डाउट होगा तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. टिल देन साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.